नामकरण का अनुवाद होता हूं। इंडिया यह भारत का अनुवाद है। यदि अनुवाद नहीं है तो इसके पीछे इंडिया रखने का क्या उद्देश्य? मैं मानता हूं कि अमेरिका इत्यादि में भी इंडिया और इंडियन के प्रचलन है। क्या उसी प्रकार भारत को, भारतवासियों को स्वीकारने का कहीं उद्देश्य तो नहीं था? अन्यथा अमेरिका में जैसे इंडियन है और इंडिया उस क्षेत्र का नाम रखते हैं तो वो उनका कोई उद्देश्य होगा, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। लेकिन उसको तो एक प्रकार से इसी रूप में स्वीकार करते हैं, वो ऑफेंसिव कहते हैं। दास है, सेल्फ जो दास के रूप में स्वीकारते हैं, ऑफेंसिव एक प्रकार से विरोधी तत्व के रूप में स्वीकारते हैं, और ओल्ड फैशन्ड ये शब्द रखते हैं। इसका अर्थ तो सही अर्थ यही निकलता, अनुवाद यदि करते इसका तो पुराने ढर्रे के कोई विरोधी तत्व है, आपराधिक तत्व है, यह अर्थ होता है। अब एक शब्द और भी आता है जो ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पर्सन्स, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और देखना था, लेकिन उसका इतिहास मिल गया, ऐसा सुनते हैं। उनके कहने के अनुसार मैं ये कह रहा हूं, ये तीन शब्द एक दास के रूप में स्वीकारना इंडियन को, भले ही इंडियन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अमेरिका के एक स्थान है उनके लिए लागू होता हो, लेकिन यह इंडिया, यह भारत के लिए लागू किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य? यहां पर कैसे आपने देखा यहां के निवासी वहां पर इस प्रकार क्रिमिनल है अथवा वे एक प्रकार से विरोधी तत्व है या दास के रूप में? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, इसके बारे में गहराई के साथ अभी तक चिंतन नहीं किया गया। यदि कर रहे हो तो बहुत विलंब किया जा रहा है। इसका बहुत जल्दी परिणाम घोषित होना चाहिए, और इसके पीछे भारत के किसी भी अंग को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आमूल चूल सारा व्यक्ति जो भारतवासी है, अपने आप को मानता है, उस सबको यह स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें न किसी भाषा से हमारा कोई विरोध हो रहा और न ही किसी परंपरा से विरोध हो रहा। जिस भारत को आमूल चूल आप इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इतिहास एक ऐसी वस्तु है, हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी शब्दों के माध्यम से वो लिखा जाए। इसलिए जब किसी भी भाषा में भारत का अनुवाद इंडिया के रूप में नहीं हो सकता, तो शब्द का अर्थ तो फिर भी परिवर्तित हो सकता है, और नाउन हो तो संज्ञा को भी हम कर, लेकिन संज्ञा कभी भी किसी भाषा में परिवर्तित नहीं होता। जैसे आपका नाम, शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा का कोई अनुवाद होता है? नहीं होता। तो भारत का यह एक नाम है, नामकरण है, कब से रखा है इसका अपना इतिहास से मिलना मुश्किल है। इसमें व्यापक रूप से भारत को भारत के रूप में स्वीकार किया गया। ये मैं मानता हूं बीच में हिंदुस्तान भी प्रचलन में आया, वह भी किसी एक स्थान विशेष को लेकर के कहा, और वो भी भाषा का एक अपेक्षा से आया। जैसे सिंध से ही का उच्चारण होकर के हिंद हुआ और स्थान का नाम हिंदुस्तान हुआ। जैसे सप्ताह होता है, वह हफ्ता था, उससे सप्ताह बना। इस भाषा कहती है, इस ढंग से इसमें परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार यदि मान लो हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, तो हमें इससे ऐतराज नहीं, लेकिन इसके भी इतिहास है। किंतु भारत का बहुत अनादिकाल से यूं कहना चाहिए, कोई बिगिनिंगलेस है, वो कोई भी उसका आदि नहीं, वो सभी को स्वीकृत है। हम इसलिए कहना चाहते हैं, वो गलत क्या है आपके सामने आ रहा है। अब इंडिया के नाम से यदि चलते हैं तो इंग्लिश बाहुल हो गया, भाषा में परिवर्तन हो गए। भाषा का परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है, संस्कृति को पलटा देता है। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में जो साहित्य का, दर्शन का, संस्कृति का सृजन करके जो उसको, उस देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ बीज बोए गए, वो सारा समाप्त हो गया।
आज आपको 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास ज्ञात नहीं। आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आज अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भारतीय इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। हमने प्रशासन संबंधी जो कोई भी व्यक्ति है उनसे भी पूछताछ किया, वर्तमान में कुछ ऐसी इतिहास की रचना कर दी गई है, उसमें थोड़ा रख करके उसी के बारे में प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन रिसर्च वर्क जिसको बोलना चाहिए, शोध प्रबंधन, उसके बारे में आपके पास कोई इतिहास नहीं। यह बहुत गलत हो रहा है। भारत का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में साहित्य रचा गया, उन सबको यह उल्टा हो रहा है। इसीलिए यह भारत के रूप में होना चाहिए। इस समय आप लोगों को विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब अगर करते हैं तो कौन से प्रलोभन के कारण करते हैं हम पूछेंगे, उसका उत्तर अच्छे निकालना पड़ेगा आपको। आचार्य जी, दूसरी बात ये कि जिस तरह की बात सामने आती है कि मीट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर कैसे क्या? देखो, उसी समय से जब यह मीट कंपनी आई, उसी समय से वो लोग इसके प्रिय थे और धीरे धीरे इनका वध होना प्रारंभ हुआ। जब भारत में आए वो, उस समय यहां पर कितने कत्लखाने थे और आज कितनी संख्या में हैं, अब इधर कितने कत्लखाने हैं, आप इसका अध्ययन करिए। बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के, बिना किसी प्रकार समर्थन के आप कितने अंधाधुंध खोल रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब चिंतनीय विषय है। विदेश नीति आपकी हो सकती है, विदेश नीति के साथ आपको जो चलना है, ये भारत की नीति को समाप्त करके तो नहीं कर सकते। किसी से व्यापार आपको करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसके बदले में आप मांस को निर्यात करना चाहते हैं, यह आपका अनुबंध ठीक नहीं है। ये अनुबंध इसलिए ठीक नहीं है, ये सारे व्यापारी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये समर्थन में हो जाएगा उनका, वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। किंतु उनको धोखा दे करके ये सब किया जा रहा, यह कभी भी व्यापार नहीं हो सकता। मांस का व्यापार के माध्यम से कोई भी इतिहास में देश उन्नति नहीं पाई। अब इतिहास पढ़िए, प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, भारत में पढ़ते हैं बच्चे और बाहर चले जाते हैं। क्योंकि आज इन प्रतिभाओं के सामने ऐसे दृश्य ला करके रखा गया, ऐसा दृश्य वो उसी को पढ़ने से अपने जीवन की उन्नति मानते हैं। उनके अभिभावकों की धारणा भी यही पड़ी है, इसलिए विदेश जाना अनिवार्य समझते हैं। यहां पर पढ़े, सब कुछ करें, किंतु शोध प्रबंध के लिए विदेश क्यों? क्या आपने भारत के बारे में, शोध के बारे में अध्ययन किया? क्या इतिहास में शोध नहीं होता था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्ष विद्यालय, कुरुक्षेत्र आदि बहुत सारे थे। दक्षिण में आपको सोचना चाहिए, गुरुकुल की व्यवस्था इतनी थी, लाखों के गुरुकुल थे। और ये इतिहास, यहाँ का इतिहास, संस्कृति, शिक्षा संस्कृति के बारे में विदेशी लोगों ने, राइटरों ने ही लिखा है। उसका संकलन हमारे पास 9-10 किताब है। उसको पढ़ने से आपको लगेगा कि हम इतिहास के बारे में बिल्कुल ही कघारा भी नहीं जानते। आपको जानना चाहिए। स्वाभिमान समर्थ होने में यही एकमात्र कारण, इतिहास का अध्ययन नहीं होने से ऐसा हुआ। यदि इतिहास का अध्ययन हुआ, बाहर जाने की, शोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब सारे विश्व आता था शोध के लिए। सुनो, ये तो नीति है, ये तो नीति है। आपको पैकेज के सिस्टम से लाखों दिख रहे हैं, करोड़ों दिख रहे हैं, लेकिन आपको वो खरीद रहे हैं और सही चीज आपके सामने रखी नहीं जाएगी, आपको निचोड़ा जा रहा है। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? तो बच्चों को ये कहना चाहते, बच्चों के अभिभावकों से मैं पहले कहना चाहता हूं, ऐसी धारणा क्यों बनाई जा रही है? ये भाषा की कमी होने के कारण भी होता। मैं दूसरे बिंदु में वो कहूंगा, हिंदी को लेकर क्या? नहीं, हिंदी भी नहीं है हमारे तो भारतीय भाषा में, और कहां पर क्या क्या लिखा है इसको आपको ज्ञात नहीं। यहां पर कोई भी वस्तु बाहर से नहीं आती थी, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी यहाँ पर जो यहाँ से निर्यात नहीं होती थी, और सब सन्न होते थे। सस्ती चीजें वहां पर दी जाती थी और मौलिक दी जाती थी। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करता था, वो नौकरी करने की कभी सोचता नहीं था। आज उद्योग समाप्त करके नौकरी के लोभ से आप भेज रहे हैं,
ये सारा चरण लूट रहा है। हाँ, लूटने की पद्धतियां हैं, ऐसी पद्धति ला करके रख रखी है। इसीलिए ये चाहिए सर्वप्रथम इंडिया को तो हटा करके पहले भारत लाना चाहिए। हाँ आचार्य श्री, अब जो सरकार आई है वो तो काफी मजबूती से काम कर रही है, पॉलिसीज उसकी चेंज हुई है। हम सरकार की बात इसलिए नहीं कहना चाहते हैं, सरकार को भेजा गया, आप ही लोगों ने भेजा, ध्यान रखना, नहीं समझे। यदि आपने भेजा तो योग्य कार्य कर रहे हैं या नहीं, आपको इतिहास भी पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। 18वीं शताब्दी में ये लिखा गया, यहाँ की पद्धति क्या थी, विज्ञान। अब धातु विज्ञान की बात मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु विदेशी लोगों ने यहाँ के धातु विज्ञान के बारे में भारत में कितना परिष्कृत और विज्ञान था, पहुंचा हुआ, उस समय का लिखा गया है। कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं आज विज्ञान भारतीय चीज है, किंतु उन्हें इतिहास से ज्ञात होता। जब परिष्कृत धातु विज्ञान के माध्यम से तैयार किया गया, परीक्षा के लिए भेज दिया गया, सभी लोगों ने मुक्त कंठ से यह कहा, यह वह लौह तत्व है, इसके लिए जो शल्य चिकित्सा में औजार काम आते हैं, उसके योग्य है धातु लौह तत्व है। ऐसा कहीं भी लौह तत्व के विज्ञान विदेश में कहीं भी नहीं। और 10-10, 20-20 हजार यह भट्टियां उस समय चलती थी, लोह का उत्पादन करने के तरीके भट्टियों के माध्यम से। ऐसा नहीं खदान खोद करके ले आओ और देश को विदेश को भेजते चले जाओ, वो नहीं था। उत्पादन करते थे, रासायनिक शक्ति थी। ऐसे आज भी हैं, लेकिन उनको सब अपड़ मानते हैं। नहीं, अभी जो सरकार काम कर रही है उसको लेकर किसी मैं उसकी अभी समीक्षा नहीं करना चाहता हूं। यदि इस दिशा में वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये एकदम 2-3 महीने में हम उसकी समीक्षा कर दें, मैं समीक्षा किसी का नहीं करूं। इतिहास आप पढ़िए, हाँ, इतिहास पढ़ करके आपको भारत को मोड़ना है, और जिधर था उतना ही मोड़ना, हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। लेकिन आचार्य इसका समाधान क्या है? जैसे प्रतिभा पलायन हुआ या सुनो, आप प्रतिभा के बारे में सोच रहे हैं, आपका अध्ययन जो शोध परख है वो उधर ही क्यों जा रहा है, इसके बारे में पूछिए। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवन, एक कल ही हमने एक निबंध, छोटा सा निबंध था लेकिन बहुत अच्छा था, वो पढ़ा। हाँ, ये इस दिशा में काम होना प्रारंभ हो गया, 800 वर्ष के बाद, और उसको जलाया गया था। आप सोचो, साहित्य जिसमें भी होली जली है, ये क्या कथा है, किंवदंती है? नहीं है, ये फैक्ट है। क्यों? इसके माध्यम से भारत को समाप्त करना था। ऐसा भारत समाप्त नहीं हो सकता, ध्यान रखो। इतिहास आप लोगों ने अपने घर के इतिहास को नहीं पढ़ा तो आप कितनी संपदा थी है और कितनी विद्याएं थी, ये सब भूल गए आप। इसी प्रकार ये हो गया धातु विज्ञान के बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूं, जहां कहीं भी प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें कहां के कौन कौन लोग काम करते थे? क्या आज के भवन विज्ञान वहां तक पहुंचा? तो क्यों भवन के निर्माण की अपेक्षा से आर्किटेक्चर की क्या बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं, तो वहां के लिए अध्ययन के लिए क्यों जा रहे हो आप? उसमें कौन सी गुणवत्ता देखे? गर्मी लगेगी, सर्दी के समय में सबसे ज्यादा सर्दी लगेगी, ये समझे। आज भवन का जितने भी निर्माण है वो सब रोग के लिए कारण हो रहे हैं। भारतीय यह चिकित्सा अपने यह भवन निर्माण का आप देख लीजिए क्या है। आज राष्ट्रपति भवन है, बना सकते हो, बनाओ, जितना खर्च हुआ उतने ही बनाओ, आप देखेंगे नहीं बनता। इसका अर्थ यह, भारत में विज्ञान बहुत, भवन निर्माण का बहुत बढ़िया था और है, उधर जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा। वहां का चूना, उसका चूना यह सीमेंट के बहुत दूर तक जाओ, नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी, ये है कि 300 लाख करोड़ रुपए भारत का विदेशों में जमा है, और इसको ये मानते हैं। सुनो, एक अर्थ नीति होती है। अर्थ नीति ये है, आपका जो कुछ भी धन वो उधर चला जाए। पानी का यह स्वभाव होता है, ढलान की ओर उसको भेज दो,
तो अपने आप ढल कर चल जाएगा। ये एक वह काम कर रहे हैं, जितना भी अर्थ है कुछ व्यक्तियों के हाथ में आएगा और वो खाएंगे पिएंगे, खा भी नहीं सकते हैं, वह स्टोर हो जाएगा और उसका दुरुपयोग करना है। ये नीति है कि बोल भारत उस समय सारे पदार्थों का निर्यात करता था। यदि लेकर के आता था हीरा जवाहरात, सोना चांदी के अलावा कुछ भी नहीं लिया। 18वीं शताब्दी के इतिहास में लिखा हुआ। तो ये क्यों? अर्थनीति को जो आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। आज सारी संपदा उधर ही जा रही, क्यों? और वह भी एक प्रकार की जुआ का खेल है। वो अपने यहां सर्वप्रथम 7 वेतनों से मुक्त हो भारतीय संस्कृति यह है, जुआ नहीं खेलना। ये बिल्कुल जुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। इसमें न पूंजी है। देखो ये बहुत अच्छा, ये व्यापार नहीं है, इसमें पूंजी नहीं है। और क्या है? और वस्तु नहीं, बिना वस्तु का आप व्यापार कर रहे हो और बिना पूंजी का व्यवहार कर रहे हो। नहीं समझे? बाजार में 10,000 बोरी नहीं है और 1 लाख बोरी खरीदी गई है। क्या है इसका? व्यापार आपका, अर्थनीति फेल हो गई और वाणिज्य समाप्त हो गया आपका। कृषि आपका समाप्त हो गया, कृषि बंद कर दिया। कृषि के लिए अनिवार्य जो तत्व थे उन सब में एक प्रकार से मिक्सचर लाया। खाद आज विदेशी, भारत कृषि प्रधान माना जाता और खाद विदेशी ले रहे हैं। उन विदेशी खादों के द्वारा जमीन सारी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। ये कौन जिम्मेदार है? आप अपने परिवार के बारे में सोच करके नहीं समझे नेतृत्व देना चाहेंगे, ये नहीं चलने वाला। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है वो जागृत हो जाए। हाँ, यदि मान लो खेती में आप फेल हो गए, हम एक विज्ञान की बात बताता हूं। वर्तमान में कृषि विज्ञान कितना उन्नत हुआ मुझे बता दो। आज एक पहले लिखा हुआ है यहां पर, आज ज्यादा 36 क्विंटल से ज्यादा नहीं उत्पादन है 1 एकड़ में। अच्छे ढंग से भी कर दो तो, किंतु 56 क्विंटल और 18वीं शताब्दी पूर्व में आपको याद नहीं कितना उन्नत था। 1 एकड़ आपके पास जमीन है, 56 दूनी कितना हो गए? 112। यही 1 वर्ष में वो उत्पन्न करा रहा है सिंचाई के माध्यम से। मतलब आपकी जमीन 1 करोड़ एकड़ है तो 2 करोड़ एकड़ हो गई। कितनी हानि है आप समझो। वहां की खाद, वहां के बीज, सारे बीज दोबारा वहीं से खरीदना पड़ेगा। आप बीज से भी मुक्त हो गए। आप खरीद नहीं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उजड़ रहे हैं, सब उजड़ जा चला जाएगा। आंखें खोलना दिन सोने से पहले अच्छा है, नहीं तो आप रात में तो देख ही नहीं पाओ। भाषा बाद में सीखते हैं, वो उसको मैं भाषा नहीं मानता। सर्वप्रथम हमारे कर्तव्य के लिए जो हमारे अभिभावक अथवा हमारे बंधु हमें जो संकेत देते हैं वह हमारे जीवन की उन्नति के लिए कुंजी है। वो भाषा का काम करता है। मैं भाषा को भाषा नहीं मानता। भाव की ओर ले जाने वाली वस्तु कोई होती है उसका नाम भाषा है, और वह संकेत भी हो सकता है। जो गूंगा है, बहरा है, उसकी एक अलग भाषा होती है और उसको भी तैयार किया जाता है। अब दो अपने सुनते हैं और बोलते हैं, उनको गूंगे और बहरे किए जा रहे हैं। ये इंग्लिश के माध्यम से, विदेशी भाषाओं के माध्यम से। जिन प्रदेशों में संतान उत्पन्न हुई थी, आप तो बाद में, आपकी हवा तो बाद में लगेगी, पहले माँ, भाई, बहन, पिताजी, अड़ोस के माध्यम से उसका लालन पालन पोषण हुआ। जिस भाषा में संकेत में हुआ वो सारा स्कूल में आने तक समाप्त हो जाता उसका। यहाँ अलग ही है और आज दंड दिया जा रहा।
तुम हिंदी बोलते हो, तुम मराठी बोलते हो, तुम गुजराती बोलते हो, तुम और कोई बोलते हो, तो वहां पर दंड होगा। केवल इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश बोलो। क्या करेगा वो? हमें बताओ, क्या अभिव्यक्ति कर सकता? नहीं कर सकता। एक व्यक्ति, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूं, वैदिक जी, कौन? वेद प्रकाश। वो उस समय विदेश नीति के विषय में उनको शोध प्रबंध लिखना था। सब लोगों ने समझा इनसे आगे बढ़कर कोई नहीं है, उनको तैयार कर दिया गया। हाँ, आपको इस विषय में करना तैयार नहीं। विदेश नीति में अध्ययन करके इनको शोध प्रबंध लिखना है। जो कुछ भी आ जाते हैं वो सब देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। कब से बोला हाँ चालू, लेकिन एक हमारा शर्त क्या है, मैं उस शोध प्रबंध को हिंदी में लिखूंगा। एकदम सब उबल गए। ये शोध प्रबंध तो कभी हिंदी में लिखा ही नहीं जाएगा। तो आप कहिए, या आपको सोच हो सकता, लेकिन मैं इसमें हिंदी में शोध प्रबंध लिख सकता हूं, इससे बढ़कर के इंग्लिश में लिख ही नहीं सकूं। मेरे पास इंग्लिश भी है, लेकिन बहुत जो अभिव्यक्ति हम अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं वो किसी भी भाषा में नहीं हो सकता और छूट नहीं सकता। तो मां के माध्यम से या जो जन्म हुआ उस माध्यम से जो हमें भाव उत्पन्न हुए हैं, उसकी अभिव्यक्ति मैं उसी भाषा में कर सकता हूं। ये भी है बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप अपने अभिव्यक्ति, अपने भावों को आप व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं परतंत्र हो गए। विदेशी लेखकों का भी यही कहना है कि यदि शोध है तो वह अपने जीवन मातृभाषा में ही लिखा जाता है। उससे बढ़कर कोई नहीं। फ्रांस में भी लिखा गया, अफ्रीका में भी लिखा गया, जापान, चीन, जर्मन आदि आदि, रूस, सब में अपनी जब मातृभाषा चल रही है तो भारत को क्या हुआ? क्योंकि इंडिया का भूत इसके पास सवार हो गया, इसलिए वह परिवर्तित हो गया। पहले नहीं होता था। क्या आपको ठीक है पहले नहीं लिखा जाता था? अब बताओ, भाषा की बात चल रही है, इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं। अभी अभी अब लोग ज्ञात हुआ, क्योंकि मैं साहित्य मिला, कुछ सुना, क्या तो हुआ, 3000 श्लोक प्रमाण का एक ग्रंथ मिला। उसका नाम भी आपको शायद संभव सुरक्षित है। तो उसमें क्या है? वो संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ है। उसमें 3000 में क्या लिखा गया? उसका केवल विषय वस्तु विमान निर्माण है, विमान निर्माण है। अब क्या कर रहे हो? विमान का निर्माण है। सारी फार्मूला, सभी सूत्र उसमें लिखे हुए हैं। 3000 श्लोक प्रमाण, 500 प्रकार के विमान को निर्माण करने की विधि उसमें बताई गई। कितने? 500 विमान। आज है कितने बजे बताओ? इतने नहीं, एक एक विमान को हम 30 प्रकार से बना सकते हैं। भारत, आप क्या सोच रहे हैं? सब कुछ हो करके, लुट करके आप भीख मांगना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां के भीख मांगने वाले भी साधु वृत्ति में मांगते हैं। ध्यान रखो, भीख नहीं मांगते हो, ये वृत्ति है यहाँ की। यहां मांगने की बात ही नहीं होती। आप एक एक चीज के लिए मांग रहे हो। वहां पर जाने का अर्थ ही यही है। क्या समझ करके मांग? नहीं, मैं वहां से विदेश से हाँ आ गया, बहुत बड़ा काम। क्या किया आपने? दास वृत्ति है, क्रय विक्रय जिसको बोलना चाहिए। हम ये नहीं जानते, वो अर्थ चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन वह पढ़ा लिखा उसी को आप अर्थ के उत्पन्न करने वाला मानते हो, ये गलत है। आचार्य जी, इसी तरह अहिंसा को आजकल कमजोरी के रूप में देखा जाता है। सामान्यतः जैसे कोई विनम्र हो तो उसको इस तरह का बेवकूफ मान के, और जो वाचाल है उसको इसी तरह अहिंसा को भी कमजोर माना गया है।
सुनो। व्हाट्सएप पर भी देख रहा था, अहिंसा परमो धर्मम, ये बताया कि महाभारत के से निकाला गया। इसके आगे एक बात तो और है, उसका मुझे संस्कृत में नहीं मालूम है, लेकिन अर्थ उसका ये कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। अभी आपने 2-3 दिन पहले प्रवचन के दौरान भी क्षत्रिय धर्म का जिक्र किया था, इससे जोड़ के मैं चाहूंगा आपकी बात। सुनो, अहिंसा एक प्रकार से रक्षा का एक शस्त्र है। रक्षा किसकी? एक धर्मात्मा की, एक नीति निपुण की, एक देश के लिए सूत्रधार का काम करता उसकी, एक शिक्षा की, जो शिक्षक है उसकी रक्षा करेंगे हम अहिंसा के माध्यम से कर सकते हैं। यदि गैर लाइन चला जाएगा उसकी रक्षा आप नहीं कर सकोगे। ध्यान रखो, पिस्तौल रख करके वहां का शिक्षक अमेरिका का पढ़ाता है, यहां पर चरण स्पर्श करके पढ़ाते थे। शिक्षा वो भी दे रहा, शिक्षा यहां पर भी मिलती थी। क्या उसका अनुकरण करोगे आप? पिस्तौल की क्या आवश्यकता? इसलिए आप शिक्षा क्यों और किसकी, किसके द्वारा और किसको, ये प्रश्न पूछिए आप। ये कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मैं इन सब नीतियों को कुछ नहीं चाहता। आप भले स्वीकारो, मैं स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं इसको अहिंसा को जो होगा वह कभी भी, देखो जितने भी क्षत्रिय हुए हैं, हमारे तीर्थंकर जितने भी हो सारे सारे क्षत्रिय हुए हैं, तराजू पकड़ने वाला नहीं हुआ। ध्यान रखो, उन्हीं को हम तीर्थंकर मानते हैं। तराजू पकड़ने का अर्थ जो है ना, अर्थ की ओर उसकी दृष्टि चली गई। तराजू जो पकड़ रहा है वो कैसा पकड़ रहा है, ये क्षत्रिय कैसा है, ठीक पकड़। नहीं तो देख ले, शस्त्र है यहां पर, बस शस्त्र चलाने के लिए नहीं, उस बनिया को ठीक करने के लिए। साफ तौर पर आचार्य श्री की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर आते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत विडंबनापूर्ण है, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नाम के क्षेत्र में हो या फिर कार्यधन को लेकर हो, उन सब में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। समय के लिए कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ विदिशा से वो वीरेंद्र शर्मा।